Audio Jungle. Audio Jungle. One, two, three, four. नमस्कार। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन नई दिल्ली भारत के आभासी मंच पर आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और सैल्यूट करता हूं हमारे जाबाज सिपाही और भारत के महान वैज्ञानिक जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रकांड विद्वान हैं, सम्माननीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी। जोरदार क्लैपिंग करेंगे सम्माननीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी के लिए, जो कि इसरो के महान वैज्ञानिक और इस समय प्रेजेंट टाइम में तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को अपनी सेवा देने के बाद आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन वैज्ञानिकतम और उच्च कोटि का जिसे कहते हैं विज्ञान और साधना से ओतप्रोत, वेद और पुराण में पारंगत मेरे साथियों, आप सभी को ज्वाइन करके खुशी होगी कि ज्ञान और विज्ञान के दोनों रूपों में धनी है। ज्ञान ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज और विज्ञान का मतलब होता है विशेष नॉलेज अर्थात विशेष ज्ञान। तो इस तरह से आज हमारे तीन सम्मानित डॉक्टर एस.पी. कपूर जी, सूर्य प्रकाश कपूर जी जुड़ चुके हैं। जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है भारत के इस आभासी मंच पर, ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन के इस मंच पर, जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से मान्यता प्राप्त है। और आपको जान करके बहुत खुशी होगी, एमएसएमई और आईएसओ प्रमाणित संस्थान है, नीति आयोग दर्पण में हमारा रजिस्ट्रेशन है। आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि हमारा ई अनुदान 12A
ATG, CSR और साथ में वर्तमान समय में स्टार्टअप इंडिया के हम हिस्सा बन चुके हैं। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत। सम्माननीय डॉक्टर एसपी कपूर के ही सानिध्य में पृथ्वी ऐप पर भी अपनी शोभा बढ़ा रहा है। माहितीये का, मला पायावर आता एवढा जोरात मारलं का माझा जीव कसा वीज बढ़ झाला. चुके हैं और आप सभी चालत बंदही नाही होत जितने काय नाही. भी साथी जुड़े हुए हैं वो सभी तिथं होत असेल. सम्माननीय डॉक्टर एसपी बंद कपूर कर जी त्याला इथं. सुनेंगे, समझेंगे आज जो है डिजास्टर मैनेजमेंट तुझी रेकॉर्डिंग और विज्ञान के बीच में विशेष केलंय. योगदान और विशेष जानकारी देने के लिए हमारे वीर सम्माननीय डॉक्टर एसपी कपूर जी आ रहे हैं। जोरदार क्लैपिंग करेंगे और इस आभासी मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ये बेहतरीन मंच आज आप लोगों के बीच में बना हुआ है और एक गरिमा, गरिमा जिसे कहते हैं गरिमा, हिंदी के बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं और बहुत सारे विज्ञान के शिक्षक जुड़े हुए हैं। मैं यह चाहता हूं, गरिमा का मतलब होता है गर्व। आज हमें ऐसे महान वैज्ञानिक पर गर्व है और हमें इनको रिप्रेजेंट करते हुए और अपने आप को ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन से सम्माननीय कपूर जी से जोड़ते हुए हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि वास्तव में ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन सम्माननीय जी की छत्र छाया में और ज्ञान के प्रवाह में एक विशेष प्रकार की ऊंचाई, विशेष प्रकार की गरिमा प्राप्त कर रहा है। ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत सम्माननीय जी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता है। और हम सभी शिक्षकगण, हम सभी विज्ञान के अध्यापक, हम सभी हिंदी के अध्यापक, हम सभी सोशल साइंस के अध्यापक जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सामाजिक विज्ञान, ये एक विशेष प्रकार का डिजास्टर मैनेजमेंट का एक विशेष प्रकार का टॉपिक है जो कि सीबीएसई बोर्ड ने बेहतरीन तरीके से उठाया हुआ है इसको और इसकी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य कर दिया है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज हमारे बीच डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रकांड विद्वान और महानतम वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं जिनसे हम सुनेंगे। शिक्षक तो बहुत सारे रिसोर्स पर्सन बनते हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी संस्था के मंच पर एक महानतम वैज्ञानिक जिस क्षेत्र में महानतम उपलब्धि हासिल है वह आज आपके बीच रिसोर्स पर्सन बन करके आ रहे हैं। हम दिल की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम बाय माय हार्ट, हार्टेस्ट बाय हार्ट, बाय मोस्ट वेलकम बाय ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन टीम। हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है। जोरदार क्लैपिंग करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कि सर यह जो हम दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और यह जो आपका सेमिनार होने जा रहा है क्या हिंदी और अंग्रेजी में होगा? तो बिल्कुल हिंदी और अंग्रेजी में सम्माननीय जी के द्वारा बीच बीच में इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग किया जाएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें पूरी तरह से आशा है, विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा यह सेमिनार। कॉपी किताब रखिए, डायरी रखिए, पेन रखिए, तभी आपको विशेष जानकारी मिलेगी कैसे ज्ञान विज्ञान साधना डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है सम्माननीय कपूर जी जोड़ते हैं। हम सभी सुनते हैं। देखिए हमारे पास डायरी है, पेन है, सब कुछ है और हम लेकर के बैठे हुए हैं। मेन चीज सुनिए क्योंकि जो हमारा फीडबैक फॉर्म जाएगा उसमें इस बार क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना होगा। तो आप सभी कॉपी पेन डायरी सब कुछ लेकर के बैठे हैं। हम स्वागत करते हैं सम्माननीय कपूर जी का। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए और स्वागत में आज सबसे पहले हमारे सामने श्रीवाणी मैडम जी को मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीवाणी मैडम जी अपना माइक ओपन करें और सम्माननीय कपूर जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर जी, ये मौका मुझे मिला है आज। सर की 2 वेबिनार में अटेंड की थी,
समय का पता ही नहीं चलता है सर। और एक बार हम जानबूझ के रोक दिए थे सर को बात करते करते भी, तो दोबारा जुड़ गए थे। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आपको भी और सर को भी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय कपूर जी से, डॉक्टर एसपी कपूर, इसरो के महानतम वैज्ञानिक, डिजास्टर मैनेजमेंट के बेहतरीन जानकार और विज्ञान और साधना के विशेष जानकार, विज्ञान और वैज्ञानिकता के विशेष जानकार सम्माननीय कपूर जी अपना आज का प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं सम्माननीय कपूर जी से। नमस्कार। आप सबको मालूम है कि मीडिया में आपने सुना भी होगा कि ये जो भारत देश है ये एक अद्भुत देश है। आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि दक्षिणी भारत में 1,39,000 साल पुराने जो स्टोन टूल्स हैं उनको खोज के निकाला गया धरती के नीचे से। जिस देश के अंदर 1,39,000 साल पुराने स्टोन टूल्स बड़ी उत्तम क्वालिटी के, और ये पहली बार नहीं मिले, इससे कुछ साल पहले भी चेन्नई में इतने ही पुराने स्टोन टूल्स मिल चुके हैं। तो इस दिव्य देश में यहाँ लाखों सालों से डेवलपमेंट हुई, संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। उस देश के नागरिक होते हुए हमें बहुत प्रसन्नता होती है। आप देख रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान जो है टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी रोबोटिक्स चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। ये इनका पिछले 350 साल में जितना भी इन्होंने प्रयास किया है, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने अभूतपूर्व सफलताएं प्राप्त की हैं। मगर जो ज्ञान है और जो विशेष ज्ञान है उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब कुछ इनकी साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी में तो इन्होंने बहुत सफलता प्राप्त कर ली, मगर साइंस के बारे में और अध्यात्म के बारे में अब आप देखिए कि हमारे यहाँ अष्ट सिद्धियों की बात होती है योग दर्शन में। कभी आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो उसमें लिखते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर दीन ज्ञान की माता। अब जब अष्ट सिद्धियों की बात आती है वहां जो आधुनिक विज्ञान है ये मौन हो जाता है। अगर इनसे पूछें कि भाई हनुमान जी तो हवा में उड़ते हैं, उनका वर्णन आया, तो क्या मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उनको कॉपी कर सकते हैं? जो अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त थी, कभी वो छोटे हो जाते थे, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जवाबा। कभी छोटे हो गए तो सीता माता को उन्होंने बहुत छोटा सा रूप धारण करके आसपास जो राक्षसियां पहरा दे रही थी उनको नजर नहीं आए, मगर सीता माता के साथ उन्होंने संवाद भी कर लिया, भगवान राम की तस्वीर और अंगूठी भी दिखा दी। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये जो योग दर्शन है, इसके अंदर जो उपलब्धियां हैं, विभूतिपाद है, ये आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं अभी विभूतिपाद को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। आपने कभी निगाह मारी होगी कि योग दर्शन में 6 पाद होते हैं, उसमें से तीसरा पाद जो है ये विभूतिपाद है। आखिर में जाके फिर कैवल्य पाद आता है, मोक्ष आता है। तो ये योग दर्शन है। योग दर्शन भगवान ने आदमी के अंदर जो शक्तियां, जो प्रोविजंस, आप देखते हैं कि आपने सुना होगा कि नोबेल लॉरिएट एल्बर्ट आइंस्टाइन जब उनका देहांत हुआ तो उनके बारे में ये कहा गया
कि ईश्वर ने उनको जितने % दिमाग दिया था 100%, उसमें से सिर्फ 7% दिमाग का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने पूरे लाइफ टाइम में। अब एक नोबेल लॉरिएट ईश्वर ने उसको पैदा किया, उसको जो प्रोविजंस दिए, उसका सिर्फ 7% इस्तेमाल करने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। जब ऐसी ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो फिर हमें थॉट प्रोवोकेशन होती है, एक सवाल पैदा होता है कि क्या मॉडर्न साइंस जिस स्पीड से काम कर रही है, जितना इन्होंने 350 साल में गैलीलियो से लेके आज तक काम किया है, ये इसके रास्ते से ही चलते रहें तो क्या ज्ञान का सफर पूरा हो जाएगा? तो जवाब मिलता है कि आधा इनके पास होगा, आधा फिर भी बच जाएगा। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इन सर्कमस्टांसेस में हमें पूरे विश्व के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो इस वक्त पूरे विश्व के स्टूडेंट्स या टीचर्स या रिसर्च स्कॉलर्स जिस प्रेजेंट साइंस को, मॉडर्न साइंस को हॉट परसूट दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि उनको एज अल्टरनेटिव साइंस के रूप में जो वैदिक वाङ्मय है उसको भी साथ में साइमल्टेनियसली इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए, उसको भी मान्यता देते हुए यूनेस्को से मेरी प्रार्थना है। वैसे तो मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि पूरे विश्व के अंदर जो सो कॉल्ड यूरोपियन या अमेरिकन जो डेवलप्ड नेशंस हैं, इनके अंदर बहुत ही लार्ज सेगमेंट ऑफ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने योग दर्शन को अपने लेवल पे, मगर फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। योग दर्शन को यूनेस्को ने भले इंट्रोड्यूस ना किया हो, मगर लोगों को जो सत्य है, सत्य जो है, सत्य अपने आप में प्रमाणिक होता है, तो सत्य को ईश्वर की सपोर्ट होती है। तो पूरे विश्व के अंदर आज अल्टरनेटिव साइंस के रूप में जो योग दर्शन है, उसको लोगों ने इंटरेस्ट लेके उसके अंदर बहुत सारा ध्यान जो है उनका आकर्षित हो गया है। उसके अंदर बहुत सारा मेहनत करना, बहुत सारा उसको स्टडी करना, उसमें अन्वेषण करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि प्रकृति जो है, प्रकृति को क्या 350 साल में गैलीलियो के बाद क्या ये पहली बार प्रकृति का अन्वेषण शुरू हुआ, प्रकृति का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ? नेचर की जो एग्जामिनेशन, नेचर की जो इन्वेस्टिगेशन है, नेचर की जो एक्सप्लोरेशन है, इस प्रकृति को क्या पहले नहीं एक्सप्लोर किया गया? यहाँ आके जो आधुनिक वैज्ञानिकों की जो लॉबी है, उन्होंने भारतीय विज्ञान और ज्ञान के साथ थोड़ा सा अन्याय किया है। उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान को माइथोलॉजी कह के इसको डिस्कार्ड किया, इसकी इंसल्ट की और लोगों को माइथोलॉजी कह के अपने पीछे लगाया और इसको बहुत बुरी तरह से अपमानित किया। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हमारे देश में भी महाभारत की लड़ाई के बाद अंधकार युग आ गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, महाभारत की लड़ाई में जब जयद्रथ का वध होता है तो भगवान श्री कृष्ण जी को मालूम था कि उस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, इसलिए उन्होंने अर्जुन को कहा कि जब सूर्य ग्रहण लगा, दोपहर का समय था, तो सूर्य ग्रहण लगने के बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब श्री कृष्ण जी को तो मालूम था कि ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए अंधेरा हो गया है।
मगर दूसरी तरफ जो पांडव थे, सॉरी जो कौरव थे, उनको ये मालूम नहीं था कि ये सूर्य ग्रहण की वजह से अंधेरा हुआ है, अभी शाम नहीं हुई है, संध्या नहीं हुई है। क्योंकि आपको पता है कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी अभिमन्यु के वध के बाद कि मैं अगर संध्या तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, करने में सफल हुआ, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जल जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने, चूंकि वो एक वैज्ञानिक थे, उनको वेदों का ज्ञान था, वेदंगों का भी ज्ञान था, वो पूरी तरह से उनको विद्वत्ता हासिल थी, तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अंधकार हो गया है और अब तू तैयार हो जा। और जो कौरव थे वो आके खड़े हो गए कि अब अर्जुन जो है, शाम हो गई है और जयद्रथ को हमने छुपा रखा था और अर्जुन जो है जयद्रथ का वध करने में सफल हो गया है, तो अब अर्जुन जो है आत्महत्या करेगा, तो चलो हम उसका तमाशा देखते। थोड़ी ही देर में देखते देखते सूर्य ग्रहण जो था, उसका पीरियड होता है थोड़ी देर का, कुछ मिनटों का, तो वो जो सूर्य ग्रहण था वो खत्म हो गया। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म हुआ, उसी वक्त श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अभी तो संध्या नहीं हुई, इसलिए तेरा आत्महत्या करने का समय नहीं हुआ। उठा अपना गंधीव, और ये कौरव जो है तमाशा देखने आए हैं, इसमें जयद्रथ भी खड़ा, इससे अपना जो है प्रतिशोध, जो अभिमन्यु को मारने का जो बदला है वो ले ले, तो जयद्रथ का वध हो जाता है। अब 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी को मालूम है कि आज सूर्य ग्रहण लगना है, तो उस ज्ञान का उन्होंने फायदा लेके, और कौरवों को नहीं पता कि आज ये सूर्य ग्रहण लगना है, तो उन्होंने उस ज्ञान का इस्तेमाल किया। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो ऋषि अगस्त थे, उन्होंने जी समुद्र पी लिया। अब ये जो धारणा है कि समुद्र पी लिया, ये कुछ जो लोग विज्ञान से, ज्ञान से परिचित नहीं है, ये उन लोगों ने एक धारणा फैला दी कि जी महर्षि अगस्त ने समुद्र को पी लिया, जल को पी लिया और समुद्र सूख गया, जल खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि महर्षि अगस्त की एक अगस्त संहिता नाम की पुस्तक के कुछ पोर्शंस जो हैं वो मिल चुके हैं। उनके अंदर पानी को हाइड्रोलिसिस करके, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सेल लाके पानी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, आपको पता है H2O कहते हैं। तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोनों गैसेस में हम उसको डिकम्पोज, स्प्लिटअप कर देते हैं। तो ये हम आज मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं जी वोल्टास सेल, लिक्रांची सेल। तो ये सेल जो है ये ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी एक उपलब्धि हासिल की कि इलेक्ट्रिकल सेल, केमिकल सेल जो है ये बनाया, मगर महर्षि अगस्त के समय पे महर्षि अगस्त ने भी इलेक्ट्रिकल सेल बनाया हुआ था, और पानी को हाइड्रोलिसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं वो वायुमंडल में उड़ जाती हैं। तो जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते जाते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के रूप में कन्वर्ट होके पानी खत्म होता जाता है, और जो गैसेस हैं वो वायुमंडल में उड़ती जाती हैं। तो जब बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगाया जाता है, अगस्त संहिता में इसको लिखा गया है कि 100 सेल जो हैं उनको सीरीज में लगा दो, तो उनका जो वोल्टेज है वो जमा हो जाता है। वोल्टेज जमा होने से क्या है कि पानी को हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो 100 टाइम्स ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ज्यादा एफिशिएंटली पानी जो है स्प्लिटअप होना शुरू हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस में। तो पानी जो डिसअपियर होना है, पानी का जो वहां से लुप्त होना है, वो प्रक्रिया जो है वो 100 टाइम्स ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये सारा ज्ञान कि इलेक्ट्रिकल सेल से कैसे, केमिकल सेल से कैसे हम वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिटअप करेंगे,
हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस है, ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अभी कुछ समझो कि 100-150 साल पहले इसको ढूंढा है, मगर ये नहीं कि ये प्रकृति का अन्वेषण, प्रकृति का एग्जामिनेशन, प्रकृति का एक्सप्लोरेशन, प्रकृति की इन्वेस्टिगेशन, ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है मॉडर्न साइंस की। इससे पहले भी एक अटेम्प्ट हो चुकी है। तो ये जो है ये सेकंड अटेम्प्ट है। जो यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, मैं उनसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो साइंस है, ये साइंस का पुनर्जन्म है। ये साइंस का प्रथम जन्म नहीं है, साइंस का जन्म पहले भी हो चुका है। इसलिए वो भारतीय ऋषि मुनि, उस वक्त जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको हमने अलग अलग नामों से पुकारा है। ठीक है, उस वक्त नॉमेनक्लेचर अलग थी, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग था। उस वक्त यूं समझिए कि माइंड सेट ही अलग थे, लैंग्वेज भी अलग थी। अब उस वक्त वैदिक संस्कृत थी, अब इस वक्त वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का बोलबाला है। तो ये सारा जो एम्बियंस है, सारा जो सेटअप है, ये सारा पैराफर्नेलिया जो है, ठीक है कि ये उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनको उसको पढ़ने में, समझने में, एप्रिशिएट करने में, रिकॉग्नाइज करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जो जेन्युइन विद्वान होता है वो कभी भी उसमें नैरो माइंडेडनेस नहीं होती, वो कभी भी उसमें ईर्ष्या नहीं आती, उसमें एनवी और जेलसी का कोई स्कोप नहीं होता। एक विद्वान हमेशा दूसरे विद्वान की विद्वत्ता को नमस्कार करता है, उसका आदर करता है। एक विद्वान दूसरे विद्वान के साथ कभी भी अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करता। तो ये मैंने जो 2 एग्जांपल्स आपको दी हैं, ये सिर्फ इसीलिए दी हैं कि आप, क्योंकि मैंने भी स्कूल में एजुकेशन ली, मैंने भी कॉलेज में इंजीनियरिंग की, मैंने भी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ऑनर्स स्कूल में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमएससी ऑनर्स किया। तो हमें ये जो करंट 350 साल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पुनर्जन्म हुआ है, इसको ही फर्स्ट एंड लास्ट जन्म कह के हमें ऐसा यूं समझिए कि ब्रेन वॉश किया। आप जानते हैं कि मैक्स म्यूलर नाम का एक विद्वान इंडिया में आया, उसने आके यहाँ पर काशी में जाके, बनारस में जाके संस्कृत भी सीखी, और संस्कृत सीखने के बाद उसने वेदों को भी पढ़ा। मैक्स म्यूलर ने अपनी सारा जीवन जो था उपनिषद, वैदिक लिटरेचर, संस्कृत, जिसको हम इंडोलॉजी कहते हैं आजकल, इस इंडोलॉजी को स्टडी करने में लगा दिया। और उसके बाद अगर आपने, हमारे यहाँ बच्चों को 10+2 की इंग्लिश की किताब में एक लेक्चर आता है, एक चैप्टर आता है, व्हाट इंडिया कैन टीच अस। मैक्स म्यूलर ने जाके लंदन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, वेस्टर्न विद्वान थे, उनको जाके ये एक प्रेरणा दी, एक थॉट प्रोवोकेशन दी कि आपके पास जो नॉलेज है उसके अलावा भी एक अल्टरनेटिव सेट ऑफ नॉलेज है, और वो हम इंडिया से ही सीख सकते हैं। तो आप उसका, मैक्स म्यूलर का बहुत लंबा चौड़ा भाषण है 2 घंटे का, व्हाट इंडिया कैन टीच अस। तो उसके, मैक्स म्यूलर के इस कैंपेन के बाद बहुत सारे यूरोपियन साइंटिस्ट, यूरोपियन विद्वान हिंदुस्तान आए। और आप कभी भी गूगल पे देखते हैं, जब आप सर्च करते हैं, मान लो आप वेद के किसी मंत्र का या किसी सूक्त का जब आप ट्रांसलेशन, जिसको हम कहते हैं कि उसका शब्दार्थ या भावार्थ, उसका सिग्निफिकेंस जब हम
गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको जान के ताज्जुब होता होगा कि उसमें भारतीय विद्वानों के साथ साथ जो यूरोपियन विद्वान हैं उनके भी नाम आते हैं। कहीं पे ब्लूमबर्ग का नाम आएगा, सॉरी ब्लूमबर्ग का नहीं, और उसका मैक्स मिलर का तो है ही है नाम। उसके अलावा बहुत सारे इंग्लिश ऑथर्स हैं जिन्होंने वेद के अंदर जो है अपना ट्रांसलेशन किया है वेद के मंत्रों की, तो उनके ट्रांसलेशंस भी वहां पे गूगल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब आप उनको देखते तो आपको बड़ा ताज्जुब होता है कि ये अंग्रेज जो हैं या यूरोपियंस जो हैं, ये कैसे, इनका वेदों के अंदर कैसे रुझान, कैसे श्रद्धा, कैसे इंटरेस्ट, ये कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि जो सच्चाई होती है उसको, उसका अपना एक अस्तित्व होता है, उसका अपना एक चार्म होता है। तो सच्चाई को ढूंढने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए विश्व के अंदर हर व्यक्ति जिसको भगवान ने बुद्धि दी है उसके अंदर एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी बनी ही रहती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने महर्षि भारद्वाज का नाम सुना होगा। महर्षि भारद्वाज की एक पुस्तक है यंत्र सर्वस्व। यंत्र सर्वस्व का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स। और वो जो यंत्र सर्वस्व है उसका एक सेगमेंट है जिसको विमान प्रकरण कहा गया है। अब उस विमान प्रकरण के अंदर जो एरोप्लेन को वर्किंग फ्यूल यूज किया गया है, वो वर्किंग फ्यूल जो है मरकरी यूज किया गया, जिसको हम सादी भाषा में, हिंदी भाषा में पारा कहते हैं। तो आपको पता है मरकरी जो है वो लिक्विड के रूप में भी बिहेव करता है, सॉलिड के रूप में भी बिहेव करता है। तो ये सारी मरकरी की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं की वजह से ही उन्होंने, महर्षि भारद्वाज ने जब हवाई जहाज के डिफरेंट मॉडल्स का उसमें चर्चा किया है तो उसमें जो वर्किंग फ्लूइड यूज किया है वो मरकरी को यूज किया है। तो जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने, जो आपके एरो इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मरकरी को कभी भी एज वर्किंग फ्लूइड यूज नहीं किया था। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी उपलब्धियां हैं प्राचीन भारतीय ऋषियों की, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की, जो आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए एक आई ओपनर बन के पेश हो रही है। तो मैं आपसे फिर यही बात कहूंगा कि आप, जब मैक्स म्यूजियम ने वहां लंदन में लेक्चर दिया तो उसमें उसने जो प्रमुख बात कही वो क्या कही, उसने कहा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बाहरी प्रकृति को, बाहरी दुनिया को, आदमी के बाहर की जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने में बिजी है और उसमें उसको उपलब्धियां मिल रही हैं। मगर जो योग दर्शन है, जो भारतीय मनीषी थे, उन्होंने बाहरी दुनिया को भी, बाहरी प्रकृति को भी एक्सप्लोर किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महर्षि अगस्त्य ने वाटर का हाइड्रोलिसिस किया और महर्षि भारद्वाज ने विमान प्रकरण, हवाई जहाज के डिफरेंट मॉडल्स डेवलप किए, और इसी तरीके से और भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना काम किया। तो जो बाहरी दुनिया है, जो भीतरी दुनिया से अलग है, भीतरी दुनिया क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा। तो ये जो आपको पता है कि प्रकृति भेद योग में 7वें अध्याय में आदमी के 9 अंग, प्रकृति भेद योग में किसी भी प्राणी के, नॉट आदमी बल्कि एक कुत्ते के भी, एक बिल्ले के भी, एक चींटी के भी, एक पशु के भी, किसी भी प्राणी के 9 अंग कहे गए हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी
आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा। अब जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश है, इसके अंदर तो आधुनिक वैज्ञानिकों की गति है। इसमें तो इन्होंने 350 साल में, पिछले 350 साल में इन्होंने काफी प्रगति की है, हमें खुशी है। मगर जब इसके आगे चलिए, जो मन, बुद्धि, अहंकार है, उसमें अभी इनकी गति जो है बहुत ही टोकन रूप में है, सब्सटेंशियल नहीं है। अब उसके अगर आत्मा के अंदर जाएं तो वहां तो इनकी जो अभी तक अचीवमेंट है ऑलमोस्ट 0 है। तो मैक्स म्यूलर ने वहां पर जब ये बात उठाई तो उन्होंने कहा कि ये जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश है, इसके अलावा जो भारतीय ऋषि मुनि थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने जल जल जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, इसके अंदर भी उन्होंने एक्सप्लोरेशन की है और इसके अंदर भी उन्होंने बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है, जिससे कि मैक्स म्यूलर ने कहा कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है अभी वो वंचित है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि वो अभी भी इस अभिमान में, इस अहंकार में मत डूबे कि हमने साइंस को बहुत, साइंस के अंदर बहुत पारंगत हो गए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बल्कि उनके लिए सीखने का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन जो है वो इंडिया में, भारत में अभी भी इंतजार कर रहा है। अब आप देखिए, आपने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का नाम सुना होगा, परकाया प्रवेश। अब ये क्या है? ये योग दर्शन की उपलब्धि है। ये जो ऋषि मुनियों ने मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा और जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 9 के 9 तत्वों के अंदर जो उन्होंने महारत हासिल की, जो उन्होंने उसके अंदर अपने आप को, जिसको कहते हैं कि मास्टरी हासिल की, वो मास्टर बने, उन्होंने ही ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, परकाया प्रवेश, इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, इतने इंपॉर्टेंट जो यूं समझिए कि फिनोमिनन है, उसमें सिर्फ उन्हीं को सफलता हासिल हुई। आज आप दुनिया के किसी भी सर्जन से पूछिए, किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जाइए, जाके उनसे कहिए कि क्या आप कोई ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें आप एक मरे हुए आदमी के अंदर दूसरे जिंदा व्यक्ति की, जीवित व्यक्ति की आत्मा का प्रवेश करवा के उस मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवित कर सकते हो? तो वो कहेंगे सॉरी, वी कैन नॉट डू इट। मगर ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है, ये इनकी जो सर्जरी है, इसके स्कोप से परे है। तो फिर मैं बार बार आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ज्ञान और विज्ञान है, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज जो है मॉडर्न साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे वंडरफुल काम किए हैं, बट स्काई इज द लिमिट फॉर अचीविंग प्रोग्रेस इन साइंस, अचीविंग प्रोग्रेस इन मेटाफिजिक्स। मैंने अपने पहले लेक्चर में ये कहा था कि जो स्पेस एंड टाइम है, आधुनिक जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, भले वो नासा है, भले वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, भले वो कनेडियन स्पेस एजेंसी है, भले वो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनका स्कोप जो है सीमित है। इनसे पूछा जाए कि ये यूनिवर्स है, उसका जो व्यास है, डायामीटर है, वो 93.5 बिलियन लाइट ईयर्स ये डिक्लेयर करते हैं। आप गूगल पे देख सकते हैं, उसका तस्वीर, फोटो भी देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं कि बहुत लार्ज स्फीयर है यूनिवर्स। अब
इनकी जितने भी हबल टेलीस्कोप है, जेम्स वेब लेबोरेटरी है, या और जितनी भी इनके प्रोब्स हैं, स्पेस प्रोब्स हैं, जितने भी इनके सो कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन के इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कुछ भी इनकी उपलब्धियां हैं, वो सिर्फ यूनिवर्स के भीतर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। यूनिवर्स के बाहर जो एक्सटीरियर स्पेस है, ये सिर्फ इंटीरियर स्पेस की बात कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एस्टेरॉइड्स की माइनिंग भी कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी है। मगर इस यूनिवर्स के बाहर जो एक्सटीरियर स्पेस है, वहां पर इनकी गति नहीं है। तो इनके लिए जो वेद में एक्सटीरियर स्पेस परम व्योम के नाम से संबोधित किया गया है, जो यूनिवर्स है, ये बहुत लार्ज है, मगर ये सीमित है, ये अनंत नहीं है। मगर जो परम व्योम है, वो लार्ज ही नहीं, वो अनंत है, वो इनफाइनाइट है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये यूनिवर्स जो है, इसका एक लाइफ टाइम है। ठीक है, लाइफ टाइम बहुत बड़ा है, यूं समझिए कि बिलियंस ऑफ ईयर्स है, बहुत बड़ा स्पैन ऑफ टाइम है। लार्जेस्ट स्पैन ऑफ टाइम जो है, वो यूनिवर्स की लाइफ ही है। तो मगर जो परम व्योम है, उसकी कोई लाइफ नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। उसकी लाइफ को लाइफ कहना ही गलत बात है, वो अनंत है। उसको हम 93.5 बिलियन लाइट ईयर्स जो उसका स्पेस हमने डायमीटर कह दिया, या उसकी जो लाइफ टाइम है। मान लो कि आज हम कहते हैं जी बिग बैंग कब हुआ था जी, मान लो कि 13-14 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो आज बिग बैंग के बाद जो यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ है, तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन यूनिवर्स ने कोलैप्स ही होना है, क्योंकि जिस चीज का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी है। तो अगर बिग बैंग हुआ है, तो यूनिवर्स का एनिहिलेशन भी होना है। तो ये जो स्पैन ऑफ टाइम होगा, ये लार्जेस्ट स्पैन ऑफ टाइम होगा। क्योंकि अभी तक तो हम यही देखते हैं कि सोलर सिस्टम जो है, उसका लाइफ टाइम होता है, धरती का लाइफ टाइम होता है, गैलेक्सी का लाइफ टाइम होता है। तो ऐसे ही चलते चलते ये यूनिवर्स का भी लाइफ टाइम है। तो मैं जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये अगर इनको आगे कुछ सीखना है, अगर ये इतने नैरो माइंडेड नहीं है, अगर इनकी इतनी पेरोशियल अप्रोच नहीं है, तंगदिली की अप्रोच नहीं है, तो मैं इनको इनवाइट करता हूं, मैं इनको इनविटेशन देता हूं कि ये जाएं, जाके वेद के अंदर से नाश सूक्त पढ़े, ये जाएं जाके अथर्ववेद के अंदर भूमि सूक्त का 8वां मंत्र, जिसमें यह कहा गया कि परम व्योम के अंदर अमृत पुंज जो सत्य, जो मैंने आपको कहा था कि हिग्स फील्ड, हिग्स पार्टिकल, वो जो अलग किस्म का प्रकाश है, उससे वो जो कवर्ड है, ऑब्स्क्योर्ड है, आच्छादित है, जिसको हम हिंदुस्तान में ओम प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश, या दिव्य प्रकाश, या सादी भाषा में आत्म प्रकाश, किसी भी नाम से पुकारते हैं। तो ये हिग्स फील्ड तक तो पहुंच गए हैं। अब ये उस हिग्स फील्ड का जो सोर्स है अमृत पुंज, अब इनके लिए नेक्स्ट लेसन जो हैं, जो इनको जो होम टास्क है नेक्स्ट, उसके आगे का हिग्स फील्ड और हिग्स पार्टिकल, वो जो इन्होंने लाइट ढूंढी है जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसका जो सोर्स है, मैं इनको नया होम टास्क देता हूं, नई असाइनमेंट देता हूं कि ये जिस दिन उस अमृत पुंज को, उस घन परमेश्वर को, उस सोर्स को, हिग्स फील्ड के जो सोर्स है, जिस दिन ये उसके बारे में वेद के अंदर से सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से ज्ञान प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, उसी दिन इनका ज्ञान जो है संपूर्ण होगा। अभी तक इनका ज्ञान जो है संपूर्ण नहीं है। दे हैव गॉन थ्रू ओनली ए सेगमेंट ऑफ नॉलेज, देयर नॉलेज इज लिमिटेड, देयर नॉलेज इज
इनकम्प्लीट। एंड बिसाइड्स दैट, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पिछले 350 साल में इन्होंने जितनी भी साइंस या टेक्नोलॉजी को छोड़ दो, साइंस की बात करूं तो जितनी इनकी थ्योरीज हैं, जितने इनके हाइपोथेसिस हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे हाइपोथेसिस जो हैं, इन्होंने खुद ही इस चीज को स्वीकार किया है कि टाइम टू टाइम उसमें से बहुत सारे हाइपोथेसिस गलत साबित हुए हैं। ये हिट एंड ट्रायल साइंस है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी जो नॉलेज है साइंस का, वो इनकम्प्लीट तो है ही है, साथ में इनकरेक्ट भी है। मगर वेद के अंदर जो बात कही गई है वो इनकरेक्ट नहीं है, वो वैलिड है, वो फुल प्रूफ है, वो ऑथेंटिक है, वो एब्सोल्यूट है, वो फ्लॉलेस है। that is not subject to modification, that is not subject to correction, further correction. अब मैं एक दूसरे चैप्टर की तरफ चल रहा। हम अक्सर बात करते हैं, एक टॉपिक आता है रिलीजन एंड साइंस। अभी तक तो मैं एंशिएंट इंडियन साइंस और मॉडर्न साइंस का कंपैरेटिव डिस्कशन कर रहा था। अब मैं एक नए टॉपिक पे जाता हूं, रिलीजन एंड साइंस। आप देखिए, हम कभी कभी रिलीजन को धर्म शब्द कह के एड्रेस करते हैं। मैं उसको धर्म शब्द कह के तो नहीं एड्रेस करूंगा, क्योंकि धर्म का मतलब तो होता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ। जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है वो तो मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण है, जैसे कि हम कहते हैं धृति, शांति, दम, अस्तेय, शुचिम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, ये जो 10 लक्षण हैं, ये मानव को मानवता से उठ के देवत्व की तरफ जाने के लिए ये 10 सीढ़ियां हैं। क्योंकि धृति का मतलब है धीरज, पेशेंस। मानव का जो मन है वो तो बड़ा इम्पेशेंट होता है, वो अपने मन को मार के उसमें पेशेंस कहाँ होती है, वो तो इम्पेशेंट हो जाता है। तो ये दूसरा शांति है। शांति का मतलब है कि दूसरे की गलती को ओवरलुक करो, माफ कर दो, क्षमा कर दो। मानव कहाँ क्षमा करता है, वो तो कहता है टिट फॉर टैट। वो कहता है ईरान ने हमला किया, इजराइल कहता है मैं हमला करूंगा, इजराइल ने किया, ईरान कहता है मैं करूंगा, वो कहता है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण है, ये मानव को एलिवेट करने के लिए, उसको देवत्व की तरफ अग्रसर करने के लिए, वो कहते हैं ना, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। जो फॉरगिव करेगा, जो धर्म का लक्षण फॉलो करेगा, वो डिवाइन है, वो देवता है। तो जो आदमी है वो फॉरगिव कहाँ करता है? तो धर्म के 10 लक्षण जो हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है, वो धर्म तो सिर्फ मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण है। बाकी जिसको हम कहते हैं ये हिंदू, ये मुस्लिम, इस्लाम, ये ईसाइयत, ये सिख, ये जैन, ये बौद्ध, ये जुडाइज्म, ये बहाईज्म, जितने भी संप्रदाय कह लो, मतांतर कह लो, तो ये सब जो कम्युनिटीज हैं, इनके अंदर एक बड़ी विशेषता है। भले इस्लाम लो, भले हिंदू लो, भले क्रिश्चियनिटी लो, भले सिख लो, ये सब के सब ईश्वर के अंदर इनका फेथ है। ठीक है, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, खुदा कह दिया, किसी ने परमेश्वर कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने वाहेगुरु कह दिया, किसी ने सतगुरु कह दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये इनकी विशेषता है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, और भी बहुत सारे हैं, जो भी हैं, जो ईश्वर के अंदर जिनका फेथ है, यकीन है, ये इनकी सुपीरियरिटी है।
ये इनकी अचीवमेंट है। मगर बदनसीब मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिक विज्ञान, ये संस्कृति का वो हिस्सा है जो भगवान के अंदर यकीन नहीं करता। ये इनकी सबसे बड़ी फॉली है, सबसे बड़ी ब्लंडर है, सबसे बड़ी विफलता है, और सबसे बड़ी असफलता है, और सबसे बड़ी नाकामयाबी। तो मैं इन सारे के सारे, अब देखिए, मैं आपको, अभी आपने रिसेंटली देहांत हुआ है स्टीफन हॉकिंग्स का। स्टीफन हॉकिंग्स, आपने कभी उनका यूट्यूब पे वीडियो सुना हो, एक बात उनकी बहुत अच्छी है, मगर एक बात बहुत ही गलत है। अच्छी बात क्या है? वो कहते हैं, आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग्स जो थे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे। तो उनको कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपका ना ये जो कर्म फल है पिछले जन्मों का, ये आगे आगे जैसे बैंक के अंदर क्रेडिट आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये पाप और पुण्यों का कर्म जो है उसके हिसाब से आपको ये हैंडीकैप का जो परेशानी है। तो उन्होंने कहा देखिए, अब अच्छी बात उनकी क्या थी, उन्होंने कहा जितने भी प्रकृति के अंदर फिनोमिनन है, प्रकृति के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, उन सबको मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देके, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देके मैं उनको एक्सप्लेन करना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं उसको कह दूं कि ये दैविक चमत्कार है, या मैं उसको कह दूं कि ये एक मिस्टिसिज्म है, एक मायावाद है, यानी कि एक्सप्लेन नहीं हो सकता। मैं इस चीज को, इस बात को, स्टीफन हॉकिंग की इस बात को एप्रिशिएट करता हूं कि जो फिजिकल साइंसेस हैं, नेचुरल साइंसेस हैं, ये यूनिवर्स है, ये सारे का सारा नेचुरल साइंसेस के अधीन, इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज liable to investigation and it is worth investigation. It can be investigated. आप यूनिवर्स को, यूनिवर्स के कोने कोने को, यूनिवर्स के चप्पे चप्पे को, यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हो रहा है, उसको नेचुरल साइंसेस और जो टेक्नोलॉजी इनके पास है स्पेस के अंदर, जो इनके पास स्पेस क्राफ्ट हैं, जो टेलीस्कोप्स हैं, जो प्रोब्स हैं, जो जो भी इनके पास हैं, लेबोरेटरीज हैं, तो स्पेस स्टेशन हैं, तो ये सारी की सारी as far as physical universe is concerned, यूनिवर्स के भीतर का जो हिस्सा है उसको स्टीफन हॉकिंग्स कहता है कि एक्सप्लेन किया जा सकता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देके। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि श्री कृष्ण जी को मालूम था कि आज सूर्य ग्रहण है, तो उनको ये एक्सप्लेनेशन मालूम थी, जबकि कौरवों को ये मालूम नहीं था कि ये आज सूर्य ग्रहण है, तो इसलिए अभी संध्या नहीं हुई है और अभी दिन खत्म नहीं हुआ। तो ये जो ज्ञान और ज्ञान का अंतर है, जहां तक संभव हो सके, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ अत्रि ऋषि का नाम आता है। अत्रि ऋषि के टाइम पे एक बार सूर्य ग्रहण लग गया। जब सूर्य ग्रहण लग गया तो दिन के वक्त अंधेरा हो गया। तो जैसे हमारे हिंदी में एक कहावत है कि दिन के वक्त सितारे नजर आने लग गए, तारे नजर आने लग गए। पक्षी जो थे उन्होंने सोचा रात हो गई, रात हो गई, वो अपने घोंसलों की तरफ आगे बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा रात हो गई, मगर अत्रि ऋषि ने, वेद के अंदर मंत्र आता है, इस इंसिडेंट की चर्चा आती है। अत्रि ऋषि ने उस जमाने में भी कहा कि नहीं नहीं, रात नहीं हुई, ये सूर्य ग्रहण लगा है, उसकी वजह से टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए अंधेरा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी दिन खत्म होने में समय है। तो किसी भी फिनोमिनन को कभी भी कोई अज्ञानी, कोई अनपढ़ कथावाचक, अब मैंने एक कथावाचक को पूछा कि भाई वो श्री कृष्ण जी ने जयद्रथ का वध कैसे करवा दिया, उस बेचारे को विज्ञान तो आता नहीं था।
यहाँ पे आके मैं स्टीफन हॉकिंग्स की जो है प्रशंसा करता हूँ। उस कथावाचक ने कहा ये वो श्री कृष्ण जी की माया थी। मैं कहा भाई वो माया मुया कुछ नहीं थी, वो चमत्कार नहीं था, वो सूर्य ग्रहण की बात थी। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्याएं, भारतीय ज्ञान था, इसको यूरोपियंस ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडियन माइथोलॉजी कहा। वो क्यों माइथोलॉजी कहा? माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ्या, झूठ। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अनपढ़, साइंटिफिकली इलिटरेट ऐसे ऐसे कथावाचक थे जिनको सिर्फ संस्कृत भाषा का ज्ञान था, संस्कृत ग्रामर का, व्याकरण का ज्ञान था। मगर जो वेद के अंदर संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा के जो उसके अंदर जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट्स हैं, जो मैटर है, वो तो विज्ञान है। तो उनको विज्ञान का नॉलेज नहीं था। जब वो विज्ञान की बात आती थी, वो उसको चमत्कार, माया, ईश्वर की माया, दैविक कृपा, वो ऐसे स्वीपिंग मार्क्स देके, उसको उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देके ऑडियंस को कन्विंस करने में, सेटिस्फाई करने में असफल हुए। तो इस वजह से जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारे का सारा जो, मतलब कि यूं समझिए कि उनकी कथावाचकों की या संस्कृत विद्वानों की, जिनको संस्कृत, जैसे आप एक आदमी संस्कृत में पीएचडी कर लेता है और डीलिट कर लेता है, मगर उसको साइंस का ज्ञान नहीं है, वो बेचारा वेद का जब वो ट्रांसलेशन करने बैठता है तो उसके अंदर जो साइंटिफिक कंटेंट्स हैं उनको ग्रास्प नहीं कर पाता, तो उसमें बहुत ही मीनिंगलेस ट्रांसलेशन कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पद्मश्री हुए हैं सातवलेकर जी। अब पद्मश्री सातवलेकर जी हुए हैं, उनका भी वेद भाष्य है। मैं बहुत साल पहले कालकाजी आर्य समाज में बैठा था, तो मुझे किसी ने सातवलेकर जी का वेद भाष्य लाके मेरे सामने रखा, कहा कि देखिए साहब, इनको पद्मश्री मिला है गवर्नमेंट से और इनका जो वेद भाष्य है बहुत ही ऑथेंटिक है, आप जरा इसको देखिए और थोड़ा सा इसके बारे में अपना ओपिनियन दीजिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं, इसमें से अथर्ववेद लाओ, उसमें से भूमि सूक्त निकालो और उसका बाद में मंत्र है यत ते मध्यम पृथ्वी यच नभ्यम यास्तु ऊर्जा तन्वय संभव। उसका सीधा सीधा मतलब है यत ते मध्यम, जो तेरे मध्य में, पृथ्वी यच नभ्यम, जो तेरी नाभि या कोर है, यास्तु ऊर्जा तन्वय संभव, उसमें ऊर्जा के केंद्र है, उसमें से ऊर्जा हीट निकल रही है। मैंने कहा आप देखिए कि सातवलेकर जी ने इसकी जगह क्या लिखा है। अब बेचारे सातवलेकर जी को क्या पता था कि धरती की नाभि होती है हमारे पैरों से 6,500 किलोमीटर नीचे, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर चल रहा है, वहां रेडियो एक्टिविटी हो रही है, वहां से हीट निकल रही है। उन बेचारों ने संस्कृत की एमए की होगी, पीएचडी की होगी, व्याकरण पढ़ी होगी, मगर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिशन या फिजिक्स थोड़े पढ़ी, या जियो फिजिक्स थोड़े पढ़ी थी, या जियोलॉजी थोड़े पढ़ी। उन्होंने उसमें वो ऊर्जा का सोचा कि भाई जो धरती के ऊपर फल और सब्जियां होती हैं उनको खा के हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, तो उन्होंने उस ऊर्जा की चर्चा कर दी, तो वो वेद का वेद हो गया। तो हमारे यहाँ पर नमस्कार सम्मानी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, समय हमारा पूरा हो चुका है, इसलिए आप इस मीटिंग को कंक्लूड करें। आपके द्वारा बेहतरीन जानकारी इस समय हम सभी को मिल रही है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, और जितनी अच्छी जानकारी मिल रही है शायद और कोई नहीं दे सकता है, और हमें गर्व है आपकी जानकारी पर, और अपने सामने देख करके आपको हमें बहुत खुशी हो रही है। कृपया आज के इस सेमिनार को कंक्लूड करें। तो ये जो इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, इसको जो वेस्टर्न साइंटिस्टों ने ऑल टुगेदर डिस्कार्ड कर दिया, डिसमिस कर दिया, ये कह के कि दिस इज इंडियन माइथोलॉजी, तो ये भी उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। हाँ ठीक है कि हमारे भारत के लोग जो है अपना पक्ष जो है वो
मॉडर्न साइंटिस्टों को उनकी लैंग्वेज में, उनकी नॉमेनक्लेचर में, उनके स्टाइल में प्रेजेंट करने में असफल रहे या आंशिक रूप से सफल रहे, इसलिए उन्होंने स्वीपिंग मार्क्स दे दिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने। उन्होंने कह दिया इंडियन माइथोलॉजी। तो मैं उनसे फिर दोबारा आग्रह करूंगा कि अगर उनको वेदों के अंदर जो विज्ञान है, विज्ञान ही नहीं, उसमें जो अध्यात्म ज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान के 3 अंग होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो वेद के अंदर ज्ञान के 3 अंग हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो अगर आधुनिक वैज्ञानिकों की आध्यात्मिक जो अंग है उसमें उनकी गति नहीं है, और जो आदि दैविक ज्ञान है उसमें भी उनकी आंशिक रूप से गति है, और जो आदि भौतिक ज्ञान है उसमें अभी उनकी कंप्लीट गति नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त किया, मगर उसमें भी त्रुटियां हैं। अगर उनको कंप्लीट एंड करेक्ट नॉलेज चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऑफर करने के लिए, उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए, उनसे प्रश्न उत्तर करने के लिए, उनसे शास्त्रार्थ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के माध्यम से, साइंटिफिक लॉजिक के माध्यम से, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक एक्सप्रेशंस के जरिए मैं उनको एजुकेट करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सभी लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे और स्क्रीन पर आप दिखाई दें हमें। बहुत ही सुंदर। और अब मैं चाहता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन पर सम्माननीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी, इसरो साइंटिस्ट, और तमाम सरकारी और गैर सरकारी तमाम एनजीओ, तमाम संस्थाओं में, तमाम कॉलेज, तमाम वैज्ञानिक संस्थानों में, विज्ञान रिसर्च सेंटर्स में, देश और विदेश में अपनी ख्याति को बढ़ाने वाले, भारत का गौरव मान बढ़ाने वाले सम्माननीय डॉक्टर यशवी कपूर जी द्वारा एक बेहतरीन सेशन यहाँ पर दिया गया। हम सभी को बेहतरीन जानकारी मिली और सभी लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सभी एक एक मिनट का अपना जो है आज के इस सेमिनार पर कैमरा खोल करके फीडबैक जरूर दें। इससे हमें बहुत खुशी प्राप्त होगी। और मैं चाहता हूं जो लोग अपना स्वेच्छा से फीडबैक देना चाहते हैं वो लोग अपना हाथ करें, योर हैंड्स। जी नमस्कार सर, मैं बोलना चाहूंगी। जी जी नमस्कार सर। मैं सूर्य प्रकाश कपूर जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यशाला में अपने समस्त मनोभावों को व्यक्त किया। उन्होंने प्रकृति को अष्टनिधि, नवनिधि, योग दर्शन से जोड़ते हुए कैसे उन्होंने विज्ञान से जोड़ा, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही प्रभावशाली ढंग था बताने का, सिखाने का। लेकिन क्षमा चाहती हूँ, मैं एक चीज कहूंगी कि जैसे सर आपने बताया कि कथावाचक कहते हैं कि जब सूर्य छिप गया तो कथावाचक कहते हैं कि ये उनकी माया है, कृष्ण की माया है। ठीक है, अगर एक आम आदमी देखे, एक साधारण व्यक्ति देखे, ठीक है, दृष्टिकोण है अपना, अगर जब हम लोगों को आध्यात्म से जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जब हम विज्ञान की बातें करते हैं, आप सूर्य ग्रहण वाली बात करें 100%, वो भी उस बात से सहमत होंगे। लेकिन जब हम लोग आमने सामने होते हैं ना, अगर आपके सामने सारे शिक्षक उपस्थित हैं इस समय, ठीक है, तब वो साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित ग्रहण की बातें हम सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन जब एक आम जनता वहां पर बैठती है ना, तब फिर वो
उसको आध्यात्म की दृष्टि से देखती है। तो बस ये दृष्टिकोण का अंतर है। और ग्रहण की बात वो भी समझते हैं, बट इतना होता है कि सामने कौन बैठा है उसके अनुसार वो अपनी बातों के चक्र को घुमाते हैं। मेरा ऐसा विचार है, मानना है। बाकी आज की कार्यशाला अब आप बहुत ही अच्छी थी। बताइए, अब आप बताइए कि मैं किसी आदमी के सामने कहूँ दो और दो चार होते हैं, और दूसरे आदमी के सामने कह दूं दो और दो पांच होते हैं, और मैं कहूँ कि ये दो दृष्टिकोण है, तो ये हास्यास्पद होगा कि नहीं हो? एक ही दृष्टिकोण होता है। जो अनएजुकेटेड है अगर हम उसको भी दो और दो एजुकेट करो, जो एजुकेटेड है वो तो एजुकेटेड है ही है। हम सच्चाई के दो रूप नहीं बना सकते, सच्चाई एक ही होती है। दो दो चार ही रहेंगे, भले कथावाचक बोले, भले साइंटिस्ट बोले, भले एजुकेटेड के आगे बोले, भले हम अनएजुकेटेड को एजुकेट करने के लिए वाद्य हैं, मगर हम दो दो पांच मानने के लिए उसको कहें तो ये हास्यास्पद है। हाँ, वो मानते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन अगर हम भगवान के उसमें बोले तो वो एक नहीं, अलौकिक जो चीज हो जाती है। देखिए देखिए मैंने कहा कि ज्ञान के तीन अंग है, आदि भौतिक, आदि वैदिक और अध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक। आदि भौतिक है वो भौतिक प्रक्रियाएं जो है वो फिजिक्स से ही एक्सप्लेन होगी। जो आध्यात्मिक है वो आत्मा के हिसाब से है, उसमें फिजिक्स का स्कोप नहीं है। अब वो परम व्योम हिग्स फील्ड जो है, हिग्स फील्ड जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसमें उसका श्री कृष्ण जी ने 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में क्या कहा कि मेरा लोक उस प्रकाश से प्रकाशित है जो चंद्रमा का प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, सितारों का प्रकाश नहीं, ज्वालामुखी का अग्नि का ये जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है इसके स्कोप से बाहर है। तो जो भौतिक है और जो फिजिकल है और जो मेटाफिजिकल है, अब ठीक है ये हिग्स फील्ड तक पहुंच गए मगर उसके सोर्स तक नहीं पहुंचे। ये फिजिक्स से मेटाफिजिक्स में प्रवेश करेंगे, मगर फिजिकल फिनोमिनन फिजिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। मेटाफिजिकल जो है वो हिग्स फील्ड के हिसाब से करेंगे। फिजिकल जो है वो फोटोन के हिसाब से करेंगे, और वो हिग्स पार्टिकल फोटोन की प्रॉपर्टीज अलग है, हिग्स पार्टिकल की अलग है, उसमें स्पिन नहीं है, इसमें स्पिन है। तो हम किसी को मूली खानी है वो मूली खाएगा, जिसको गाजर खानी गाजर खाएगा। हम मूली वाले को गाजर नहीं देंगे, गाजर वाले को मूली नहीं देंगे। हम मिक्सअप नहीं करेंगे, हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे। हमने दूध का दूध पानी का पानी करना है। हमने इस कंफ्यूजन की वजह से तो सारा ज्ञान विज्ञान इंडियन माइथोलॉजी इसको झूठ का स्टैंप लग गया। हमारा सारा किया कराए पे पानी फिर किया। ऋषि मुनियों की सारी मेहनत जो थी उसको आधुनिक वैज्ञानिक ने मिथ्या माइथोलॉजी ट्रैश, इसको कूड़े में डाल। आज पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों के अंदर उनके सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। ये इंडियन साइंस को कौन पढ़ाता है? एंशिएंट इंडियन साइंस को कौन पढ़ाता है? हमारा बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए हम ईश्वर ये जो है ना चमत्कार, मिस्टिसिज्म, ये माया, हाँ, ये गोल मोल बातें नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिक बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके ज्ञान के सामने नतमस्तक हूँ। आध्यात्म और विज्ञान दोनों पर ही आपकी अच्छी पकड़ है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं इसी क्रम में चाहूंगा स्मिता, डॉक्टर स्मिता पिछले मैम जी कुछ बोले, अपना विचार व्यक्त करें। जी नमस्कार सर। आज का सेशन तो रियली सच में बहुत हेल्पफुल था। और जो सर का ज्ञान है, सर के ज्ञान के सामने तो हम सब नतमस्तक है ही। दूसरी बार सर का सेमिनार में अटेंड कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हमको मालूम हुई है। और कुछ बातें मालूम भी थी लेकिन उसके पीछे का विज्ञान मालूम नहीं था, वो अभी मालूम हो गया है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि श्रीवाणी मैम जी आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है, वो अपना विचार व्यक्त करें। सर कितनी बार सुने वो अच्छा ही लग रहा है। सर की बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आ रहा है। आज माइथोलॉजी क्या है, माइथोलॉजी का शब्द इस्तेमाल तो करती हूँ लेकिन वो क्या है समझ में नहीं आया अभी तक। आज में समझ में आया ये सब। बहुत बहुत आभार हूँ सर। और बहुत और धन्यवाद। डॉक्टर परमानंद शुक्ला जी, आपको भी इससे जुड़ के बहुत कुछ सीख रही हूँ सर। हर दिन कभी कभी बाहर ऐसे ही किसी के सामने बात करना मेरे लिए मुश्किल की बात है, लेकिन आराम से बात कर रही हूँ। ये सब कुछ आप ही के बदौलत है सर। दोनों को दिल की गहराई से आभार है सर। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी क्रम में मैं अनुराधा राजपुरोहित जी से आग्रह करूंगा कि अपना माइक खोलें और अपना विचार व्यक्त करें। नमस्कार सर। नमस्कार सूर्य प्रकाश सर। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान वास्तव में बहुत ही उपयोगी है और बहुत सी बातें मुझे नहीं पता थी जो आपके इस वक्तव्य से मुझे ज्ञात हुई है, और मैं भविष्य में भी चाहती हूँ कि इसी प्रकार से आप हमारे ज्ञानवर्धन करते रहें और हमें सहयोग दें। एक्चुअल में हम हिंदी टीचर हैं, पर जो गहनता और जो बारीकी से आपने हमें बताया, एक्चुअल में इस प्रकार से अगर हम क्लास में बच्चों को भी बताएं तो वास्तव में जो बच्चे हैं वो हम पर बिलीव करेंगे, हमारे हिंदी विषय पर भी विश्वास करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है हिंदी के प्रति, उसमें भी प्रेरणादायक रहेंगे आपके ये विचार। और डेफिनेटली जब अब रीओपनिंग है 11 से, तो मैं आपके विचारों के साथ ही अब अपना शिक्षण किया करूंगी और स्वयं भी अध्ययन करूंगी, ताकि जो कोई बात हम जैसे अध्यात्म से कह सकते हैं या मेथोलॉजी से कह सकते हैं, उसे अब मैं साइंस के तरीके से कहूंगी। हमेशा मैं कहती थी कि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, पर उसकी डीपनेस क्या है आज मैं समझ पाई हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी आपका और हमारे परमानंद सर का आशीर्वाद रहा तो आप इस प्रकार की वर्कशॉप्स हमें दें और हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेहतरीन फीडबैक के लिए। अब मैं आज के अंतिम फीडबैक के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए, हमने एक चीज अनुभव किया, सम्माननीय जिन्होंने आज यह सेशन लिया है एक भारत के महानतम वैज्ञानिक हैं, इसरो के साइंटिस्ट, इतने बड़े साइंटिस्ट आपके सामने आज ये अपने आप को रिप्रेजेंट किए। आपको बताना चाहूंगा, बीच में मैं सुन रहा था तो सम्मानी जी ने विज्ञान से मस्तिष्क को और आध्यात्म को बहुत अच्छे से जोड़ा। यह एक बेहतरीन चीज है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक दिन मैं कक्षा में पढ़ा रहा था। अब पढ़ाते समय एक ऐसा ही टॉपिक आया, डॉक्टर वेंकट रमन जी के बारे में, वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकट रमन के बारे में। तो मस्तिष्क से संबंधित जो बातें आज सम्मानी जी ने बताया, हालांकि मैं विज्ञान का भी स्टूडेंट रहा हूं और विज्ञान में काफ़ी जानकारी है मुझे, तो मस्तिष्क से संबंधित जिस तरह से जानकारी आपने दिया, एक बेहतरीन से बेहतरीन भी कहा जाए तो कम है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है यह बुरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, जरा आप अनुभव कीजिए, जब आप कभी भी किसी को गाली देते हैं तो आपका दिमाग यह कहता है कि हमें गाली नहीं देना चाहिए, और जब आप किसी से सुनते हैं किसी की गाली तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपका मन नहीं कहता है सुनने का। जब कोई आपके ऊपर चिल्लाता है तो भी आपका मन नहीं कहता है सुनने का। जब आप किसी के ऊपर चिल्लाते हैं तो भी नहीं मन कहता है आपको सुनने का और चिल्लाने का, लेकिन फिर करते हैं। और ऐसे में मैं सारांश में कहूँगा कि हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, जो हमारा न्यूरॉन्स है, उसमें से न्यूरॉन सेल्स जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, जब हम किसी को गाली देते हैं या गलत बोलते हैं, जब हम किसी की गलत बात को सुनते हैं, तो हमारे जितने भी न्यूरॉन सेल्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप जानते हैं जिस तरह से हमारी मोबाइल की बैटरी है और चार्ज होती है, उसी तरह से हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसके जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो चार्ज होते हैं। और अच्छी बातों को सुनने से, हंसने से, हंसाने से
और ज्ञान की बातों को सुनने से, ज्ञान की बातों को बांटने से, नॉलेज देने से, नॉलेज लेने से हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हमारे न्यूरॉन सेल्स, हमारी जो मेमोरी है, एलटीएम, एसटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, दोनों मेमोरी का डेवलपमेंट होता है। यह विशेष प्रकार की जानकारी आज हमें इस प्लेटफॉर्म से मिली। आज सम्माननीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी के माध्यम से जो विज्ञान के बारे में यह बेहतरीन जानकारी दी गई, हम उसके लिए नतमस्तक हैं और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपने दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन को अपने आशीर्वाद से हमें हमेशा अभिसिंचित करते रहेंगे। हमें बहुत ही खुशी हो रही है और इस ज्ञान की बातों को हम समेटते हुए आज के इस सेमिनार की अपनी विराम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का जो है समय अब अवधि समाप्त हो चुकी है। आने वाले सेमिनार में बेहतरीन से बेहतरीन सेमिनार आप सभी को मिलेंगे सम्माननीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी के माध्यम से, और जिनकी इनके पास जितनी भी जानकारियां हैं हम सभी समेट लेना चाहते हैं, अपने ज्ञान में सीख लेना चाहते हैं। आप जानते हैं, जरा सोचिए, जरा देखिए, सम्मानित डॉक्टर सूर्य प्रकाश कपूर जी इतनी उम्र में भी कितने एनर्जेटिक हैं, कितनी एनर्जी भरी हुई है सम्मानित जी के बारे में। आपको एक बात बताता हूं, आज की सेमिनार से हमने सीखा है कि क्या सीखा है, आदमी कितना भी ज्यादा उम्र का हो जाए लेकिन ब्रेन कभी कमजोर नहीं होता है, दिमाग कभी कमजोर नहीं होता है, न्यूरॉन सेल्स कभी कमजोर नहीं होते हैं, बशर्ते आपके अंदर लोगों की भलाई करने की, लोगों के साथ मिलजुल करके काम करने की क्षमता हो, और हमेशा आपके अंदर सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स हो, सोच हो, सकारात्मक सोच हो। एक सकारात्मक सोच ही इंसान को बदल देती है और एक नकारात्मक सोच ही इंसान को बर्बाद कर देती है। और इसलिए हमें हमेशा अपने सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और इसी सकारात्मकता के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। आज संभावनाओं को भी, असंभावनाओं को भी संभावना में बदलने का काम विज्ञान ने किया है, और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके हम कहते हैं इंग्लिश में, वी मे डिफाइन learning as a relatively that permanent changes in our behavior, it is of occurs and result practice and exercise। और साइंस के बारे में हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। डॉक्टर हर्बर्ट स्पेंसर ने यह परिभाषा दिया है, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। हम जो है बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आज हासिल किए। हम सम्माननीय जी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक अपना आशीर्वाद दें और आज का इस कार्यक्रम का समापन। सम्माननीय कपूर जी, अपना आशीर्वाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सम्माननीय कपूर जी का जो आशीर्वाद मिला, हम सभी इसी के साथ कल्याण मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय जी, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े रहे, जो लोग जुड़े आज के सेमिनार से, सभी का बहुत